तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसका नाम क्या है? सेल। दूसरी बात आपने पढ़ा, सेल, सबसे पहले लाइव सेल कौन देखा? तो लीवेनहॉक ने बताया, लीवेनहॉक। और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और सेल की डिस्कवरी की बात किया जाए तो आपने पढ़ा रॉबर्ट हुक के बारे में कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज किया और उन्होंने कार्क सेल देखा। और कार्क सेल कॉम्ब लाइक, मधुमक्खी के छत्ते की तरह कोई स्ट्रक्चर दिखा, तो उन्होंने सबसे पहले सेल वॉल देखा और उसी का नाम बाद में सेल दिया गया। तो इसलिए बोला जाए कि सेल की खोज कौन किया? तो रॉबर्ट हुक। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। सेल दो प्रकार का पढ़ा आपने, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जैसा कि कल बताया था, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो उसके अंदर न्यूक्लियस इंसिपिएंट होता है और यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस ट्रू होता है। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस के किनारे किनारे जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। पढ़ा आपने। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पढ़ा आपने कि प्रोकैरियोटिक में नहीं है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन? जैसे कि आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यूकैरियोटिक में आपने पढ़ा प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में आपने क्या देखा कि राइबोसोम केवल 70S टाइप है और यूकैरियोटिक में क्या पढ़ा कि राइबोसोम 70S और 80S दोनों, 80 और 70S बोथ टाइप राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस, डीएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आपको बताया था हमने सर्कुलर है, जबकि यूकैरियोटिक में लीनियर पढ़ा है। उसका रीजन भी बताया था कि अगर सर्कुलर है इसलिए है कि वहां हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो सर्कुलर है, और यूकैरियोटिक में आपने पढ़ा कि लीनियर इसलिए है कि वहां हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके बाद आपने ये पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल रेस्पिरेशन की बात करा जाए तो प्लाज्मा लेमा के थ्रू हो रहा है और यही यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। फिर आपने सेल का शेप साइज पढ़ा। प्लांट सेल का शेप तो फिक्स होता है, प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, बट सेल का शेप वेरी करता है। जैसे आपने स्टोमेटा की बात किया, किडनी के तरह गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल स्टोमेटा के किनारे किनारे जो गार्ड सेल है किडनी शेप होती है। बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा आपने 4 तरह की सेल का शेप, रॉड शेप, स्फेरिकल, कामा शेप, ये आपने पढ़ा। किसी में स्पाइरल भी देखा। उसके बाद आप अपनी बुक को जब देखना, करीब 127 पेज को देखो, उस 21 पेज पर एक फिगर लिखा होगा। पहला फिगर है रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का नाम होता है आरबीसी, उसी को कहते हैं, उसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। उसका शेप फिक्स होता है, मतलब आरबीसी का शेप फिक्स्ड है। जनरली मैमल के अंदर आरबीसी बाई कॉन्केव होती हैं, कैमल में ओवल होती हैं और एम्फीबिया में बाई कॉन्वेक्स होती हैं। तो बाई कॉन्केव मोस्ट मैमल, ओवल कैमल के अंदर, और बाई कॉन्वेक्स ये पाई जाती हैं, बाई कॉन्वेक्स एम्फीबिया मिलती हैं। व्हाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट को पढ़ना तो लिखा होगा अमीबॉयड कहते हैं। अमीबॉयड, इसका मतलब उसमें सीडोपोडिया पाई जाती है। उसका शेप फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है, इसलिए वो अमीबॉयड सेल होती है। उसके बाद तीसरा जो फिगर देखिएगा तो आपको मिलेगा कॉलमनर एपिथेलियम सेल। तो जो कॉलमनर एपिथेलियम सेल होती हैं, नाम से पता है कॉलम,
कॉलम माने होता है टाल, 1 by 1 करके, कॉलम लाइक। तो कॉलमनर इपिथेलियल जो सेल होती हैं वो कॉलम लाइक होती हैं। उनका न्यूक्लियस, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कॉलमनर एपिथेलियम में न्यूक्लियस जो होता है बेसल रीजन में पाया जाता है, उसको बेसल न्यूक्लियाई कहा जाता है। इसके बाद अब चौथा फिगर देखिएगा नीचे, तो लिखा होगा नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल, तो जो नर्व सेल होती हैं ये सबसे लंबी सेल बोली जाती है, लॉन्गेस्ट सेल। और उस नर्व सेल को देखोगे आप तो लिखा होगा, देखना पढ़ना, ब्रांच एंड लांग, यानी नर्व सेल ब्रांच और लांग होती हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल का नाम नर्व सेल होगा, और उसका भी नाम पूछा जाए तो आप बताना परकिंजे सेल होती है। उसके बाद अगला पांचवा फिगर जब देखिएगा तो वो फिगर में ट्रेकिड्स लिखा होगा। तो जो ट्रेकिड होता है ये जाइलम का एक पार्ट है, जैसे जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, यानी जाइलम के 4 पार्ट में तो जाइलम एक ट्रेकिड्स है। तो ट्रेकिड का दोनों एंड टेपर होता है और इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है। ट्रेकिड इलांगेटेड होता है, टेपरिंग एट बोथ एंड। उसके बाद आप जब छठवां फिगर देखिएगा बुक का तो आपको मेसोफिल सेल मिलेगा। जो मेसोफिल सेल लिखा है इसको बोलते हैं ग्राउंड सेप, ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ द लीफ। तो किसी लीफ का ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? मेसोफिल सेल होती हैं। और ये मेसोफिल सेल राउंडेड या ओवल होती हैं। यही मेसोफिल सेल आगे चल के एनाटॉमी जब पढ़िएगा, मॉर्फोलॉजी वगैरह, एनाटॉमी वगैरह, तो वहां पर बताया जाएगा। मोनोकाट में डिफरेंशिएट नहीं होती हैं, जबकि ये डाइकाट में डिफरेंशिएट करती हैं। तो जब डाइकाट में डिफरेंशिएट करेगी तो एक का शेप होता है इलांगेटेड, एक होती हैं पैलिसेड सेल बोलते हैं, एक राउंडेड जो होती हैं वो स्पंजी सेल कहलाती हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। डाइकाट मेसोफिल सेल differentiated into 2 regions. One is the palisade, another is the spongy. Palisade the elongated, spongy is the rounded. ये बात याद रखना है। जबकि मोनोकाट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। तो इस तरह से पेज नंबर 127 आपको 6 फिगर बनाया है, एक एक करके देख लीजिए। पहले फिगर का नाम था रेड ब्लड सेल, जिसको आरबीसीज बताया, उसका शेप क्या है? फिक्स्ड है। दूसरे फिगर WBC बताया, उसका शेप फिक्स नहीं है। तीसरा फिगर कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ा, उसमें न्यूक्लियस बेसल पर है। चौथा फिगर क्या पढ़ा? नर्व सेल देखा, लंबी सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है, जिसका नाम परकिंजे सेल दिया। और पांचवा फिगर ट्रेकिड्स के बारे में पढ़ा। तो ट्रेकिड्स क्या है? जाइलम का एक पार्ट्स है, उसमें इलांगेटेड सेल है, दोनों एंड टेपर है। छठवां फिगर मेसोफिल सेल के बारे में पढ़ा। तो मेसोफिल सेल क्या है? तो मेसोफिल सेल ये ग्राउंड टिश्यू होता है लीफ का, और यही मेसोफिल सेल स्पंजी, ये राउंडेड या ओवल ये शेप में होती हैं। वैसे आप देखें तो सेल का शेप जो है अलग अलग बताई दिया। साइज की बात करें तो कल बताया था आपको सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी सेल का नाम, स्मॉलेस्ट सेल का नाम माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बताया, जिसकी लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। और जो साइज, एवरेज साइज होती है बैक्टीरियल सेल की, एवरेज साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। तो बैक्टीरियल सेल की एवरेज साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। और पीपीएलओ की साइज कहीं कहीं देखो डिफरेंस लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा है कि 0.1 माइक्रोमीटर, और कहीं कहीं ये भी लिखा है कि 0.3 माइक्रोमीटर। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा 0.1 माइक्रोमीटर ही साइज का होता है, सबसे छोटी सेल होती है। तो सबसे छोटी सेल का नाम माइकोप्लाज्मा होता है। और बैक्टीरियल जो सेल होती है उनकी एवरेज साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। और जो सबसे लंबी सेल होती है वो ऑस्ट्रिच होता है। और जो आरबीसीज का जो डायमीटर होता है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का होता है आरबीसीज। उसके बाद आप पढ़ेंगे ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है
वो क्या है, तो इसको डिटेल तो खैर हमने पिछले लेक्चर में बता ही दिया है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। अब थोड़ा सा आप लोग सेल देखते हैं, एनिमल में भी है, सेल प्लांट में भी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है एक चीज ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल। तो नोट कर लें, एक है प्लांट सेल और एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होती है उनमें देखेंगे सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है। किसी भी प्लांट में देखो तो सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होता है, जो भोजन बनाने का काम करते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। इनमें वैक्यूल की साइज लार्ज होती है। वैक्यूल की साइज क्या होती है? लार्ज वैक्यूल होती है। इनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। प्लांट सेल में सेंट्रियोल ये नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल इसमें अब्सेंट होता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। डेस्मोसोम ये प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, मतलब इनमें डेस्मोसोम भी नहीं होता है। और प्लांट सेल के अंदर ये भी कह सकते हो कि जो प्लांट सेल में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? इनडिटर्मिनेट होती है। इनकी ग्रोथ जो होती है इरेगुलर ग्रोथ होती है, हमेशा होती रहती है, तो इनको कहते हैं इरेगुलर ग्रोथ ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण इरेगुलर ग्रोथ होती है प्लांट सेल में। ये बातों को याद करना है। तो यही बताना होगा कि इनमें सेल वॉल प्लांट में होती है, और या उस तरह इसमें देखो एनिमल सेल में, तो इसमें सेल वॉल कहेंगे क्या है? अब्सेंट है। इसमें सेल वॉल अब्सेंट है। इसमें प्लास्टिड क्या है? अब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं है। इसकी वैक्यूल जो होती हैं स्मॉलर साइज की होती हैं, स्मॉलर होती हैं या नहीं भी होती हैं। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा यहां पर नहीं पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा अब्सेंट है। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। सेंट्रियोल, तो यहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट इसके अंदर पाया जाएगा। इसमें सेंट्रियोल प्लांट में अब्सेंट। इसमें डेस्मोसोम यहां पर देख रहे हैं अब्सेंट है, तो यहां डेस्मोसोम प्रेजेंट होता है। ये दो इपिथेलियल सेल को जोड़ने का काम करता है डेस्मोसोम। यहां ग्रोथ इरेगुलर आप पढ़ रहे हैं। यहां ग्रोथ क्या होती है? सर्टेन एज तक होती है। सर्टेन एज मतलब एक एज के तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ये ग्रोथ जो होती है यहां पर रुक जाती है सर्टेन एज तक। तो आपको हमने ये बताया आपको कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपने क्या डिफरेंस पढ़ा। तो देखो ये है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या पढ़ा कि सेल वॉल इसमें मौजूद होती है, और ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है जनरली। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लास्टिड देखो यहां प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, फूड बनाने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, फूड को कलर प्रोवाइड भी करता है फूलों का। तो इस तरह से प्लास्टिड प्लांट में है, और एनिमल में ये प्लास्टिड नहीं होता है। वैक्यूल आप देखिए, तो अगर किसी प्लांट सेल के देखा जाए तो उसमें वैक्यूल करीब ये 90% एरिया ऑक्युपाई करती है। प्लांट सेल का 90% एरिया ये वैक्यूल की वजह से होता है। तो यहाँ वैक्यूल लार्ज है या वैक्यूल स्मॉलर है। ये देखो प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट में मौजूद होता है। जैसे एक साइटोप्लाज्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसके बाहर की ये देखिए कवरिंग है। इनको बीच में ये जो जोड़ने का काम कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा।
और एक सेल देखिए ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई, और ये इसकी कवरिंग का नाम क्या है, ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। और दो साइटोप्लाज्म के बीच का ये जो आप कनेक्शन देख रहे हो, इसी कनेक्शन का नाम प्लाज्मोडेस्माटा होता है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है ये सिलिया या फ्लैजेला बनाने का काम करता है डिवीजन के द्वारा, सेल डिवीजन के बाद। तो इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल जनरली ये एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। डेस्मोसोम की बात करें तो जो डेस्मोसोम होता है ये एनिमल सेल में होता है, जो इपिथेलियल सेल को जोड़ने का काम करता है। तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ इरेगुलर है, इनडिटर्मिनेट है, जबकि एनिमल में सर्टेन एज तक होती है। एक एज के बाद एनिमल की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये पॉइंट को हमने देखना है, पढ़ा आपने। अब इसके बाद जैसे आपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल किसमें मिलती है, तो बताओगे प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा में पाई जाती है। और मोनेरा क्या है, तो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं, माइकोप्लाज्मा आता है, एक्टिनोमाइसिटीज को हम लोग मोनेरा में रखा गया। तो सेल वॉल की माने जो होती है मोनेरा की, ये पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती हैं, मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकान। तो अब यहां पर हम लोग 127 के बाद आप जब 128 पढ़िएगा तो आपको एक पॉइंट ये मिलेगा सेल एनवेलप के बारे में कि सेल एनवेलप क्या है। तो इसके अनुसार आप देखिएगा तो 3 लेयर का मिलकर बना होता है सेल एनवेलप। ये जो है 3 लेयर का बना है, 3 लेयर। अब उसमें लिखते हैं एक आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, इनर लेयर। देखिए जो आउटर लेयर है उसको हम लोग टर्म देते हैं, उसको बोलते हैं, आउटर लेयर का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं आउटर लेयर। तो आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है, मिडिल लेयर सेल वॉल कहलाता है, सेल वॉल, मिडिल लेयर को सेल वॉल बोलते हैं, और इनर लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर लेयर को सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, ये बात याद रखना। यही देखा जाता है कभी कभी ये ग्लाइकोकैलिक्स जब ये ड्राई कर जाता है तो इसका नाम हम लोग देते हैं कैप्सूल, इसी का नाम हो जाता है क्या, कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। जब ये ड्राई कर जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया गया वो कैप्सुलेटेड कहलाता है। तो इस तरह से सेल एनवेलप में आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल सेल वॉल और इनर लेयर, उसका नाम क्या होता है, तो इनर लेयर का नाम सेल मेम्ब्रेन होता है। ये पॉइंट याद करना। ये बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये आप बता सकते हैं यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल कहां मिलती हैं, तो बताओगे फाउंड इन, इसके पहले बताया मोनेरा में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड इन मोनेरा। सेल वॉल उनकी जो है सेल वॉल क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड इन मोनेरा, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टिडोग्लाइकान एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मोनेरा में किसको, तो बताओगे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है,
इसको हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो ये लाइन अच्छा है कि प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड इन मोनेरा, यानी मोनेरा के अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती हैं, बट सेल वॉल किसमें नहीं है, तो माइकोप्लाज्मा के अंदर ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब एक पॉइंट यहां पर और पढ़ते हैं हम लोग, जेनेटिक मेकअप यूजुअली नेकेड यानी नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर membrane, not enveloped by nuclear membrane. They have only single chromosome circular DNA, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। तो ये अच्छी बात है, एक सर्कुलर इसमें डीएनए होता है, इनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए होगा, और तो सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो इस तरह के डीएनए को हम लोग कहते हैं नेकेड डीएनए कहते हैं। इसका नाम क्या देते हैं, नेक्स्ट डीएनए, या इसी के लिए नाम देते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। तो एक टर्म यहां पर ये भी याद रखेंगे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, उसके लिए टर्म हम लोग लिखते हैं प्लाज्मिड कहते हैं। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या होगा, ये प्लाज्मिड कहलाता है। ये प्रोकैरियोट में पाया गया। तो जो प्लाज्मिड है, जैसे इसके लिए एक टर्म देते हैं कि ये प्लाज्मिड कई तरह का होता है। जैसे लिखते हैं आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड। मतलब ये प्लाज्मिड अब कई तरह का हो गया। अब जैसे आर प्लाज्मिड की बात करो, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस मीन्स ये हुआ कि बैक्टीरिया के ऊपर किसी भी एंटीबायोटिक्स का प्रभाव न पड़े, वो अपने को रेजिस्ट बना ले, फिर उसको कहते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एफ, ये जो होता है यह प्लाज्मिड एक प्रकार का फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्टिलिटी याद करना है। उसके बाद टीआई प्लाज्मिड, तो टी का मतलब होता है ट्यूमर और आई मीन्स होता है इंड्यूसिंग। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ये होता है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को, टीआई प्लाज्मिड को, ये निकाला गया था बैक्टीरिया से, निकाला गया है बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उसका नाम होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसियंस से टीआई प्लाज्मिड को निकाला गया और ये ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है। तो आप पढ़िए कि प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्लाज्मिड 3 टाइप होते हैं, आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। आर रेजिस्टेंस के लिए है, एफ फर्टिलिटी के लिए है, टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग है और टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसियंस से निकाला गया। वैसे आप लोग इसको जब एनसीईआरटी सेकेंड पढ़िएगा तो वहां पर पेज 200 निकालिए, तो वहां पर आपको 2 बातें बताएंगे। एक बात वहां पर आप पढ़िएगा, लिखा होगा कि टीआई जो प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, और एक और टर्म लिखा होगा रेट्रोवायरस के बारे में। रेट्रोवायरस
जो रेट्रोवायरस है ये आरएनए पाया जाता है, इसके अंदर आरएनए कंटेनिंग वायरस, और ये एक प्रकार का आरएनए कंटेनिंग वायरस होगा और इससे ये कैंसर क्रिएट करता है, कैंसर कॉजिंग वायरस है। और टीआई प्लाज्मिड को नॉर्मल डाइकाट रूट में अगर इंसर्ट कर देंगे तो उसके अंदर ये क्या काज करेगा, तो ट्यूमर काज करेगा डाइकाट रूट के अंदर। तो ये दोनों बातें वहां पर डिटेल लिखी गई हैं, इनको हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल बताएंगे। बट यहां पर प्लाज्मिड का मेन मतलब आप यही समझिएगा कि प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद अब यहां पर यह भी बात देखना कि बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि प्लाज्मा लेमा के एक्सटेंशन से मीजोसोम का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये भी लिख सकते हैं मीजोसोम, यहां पर एक पॉइंट है मीजोसोम। वैसे मीजोसोम की खोज डिस्कवरी माने डिस्कवर्ड बाय फिट्जजेम्स, तो फिट्जजेम्स ने इसकी डिस्कवरी किया। मीजोसोम है क्या, तो ये बताएंगे सेल मेम्ब्रेन का मतलब प्लाज्मा लेमा का क्या होना, एक्सटेंशन, प्लाज्मा लेमा के एक्सटेंशन से बना है और इसका मेन फंक्शन होता है साइट ऑफ रेस्पिरेशन का काम करता है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन माने जिस प्रकार आप इसमें पढ़ते हैं, क्या नाम है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, तो ठीक उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक में ये मीजोसोम होता है। तो जो मीजोसोम होता है प्रोकैरियोटिक की क्या होता है, रेस्पिरेशन मदद करता है मीजोसोम, और यूकैरियोटिक में ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये बातों को याद करना है। तो इस तरह से आप जब अपने बुक का 128 पेज निकालिएगा तो 128 पेज पर ये बातें लिखा था कि प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान, किसको छोड़ के माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। उसके बाद जो उसमें जेनेटिक मेकअप बताया, सिंगल क्रोमोसोम बताया, न्यूक्लियस के अंदर वो पाया गया, माने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल उसको बोला गया, जेनेटिक मटेरियल बोला गया। और क्रोमोसोम केवल सिंगल क्रोमोसोम होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। प्लाज्मिड कंफर्म करता है, वो फिनोटाइप को डिसाइड करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, और इसके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से मीजोसोम का फॉर्मेशन होता है। वो लास्ट लाइन में देखना, नीचे लिखा है मीजोसोम। तो मीजोसोम का क्या काम है, सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया का सेल एनवेलप में देखा तो 3 लेयर, सबसे बाहर कौन लेयर, तो बताओगे सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड होता है सेल वॉल, थर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल के स्टेनिंग के आधार पर, बैक्टीरिया में सेल वॉल के स्टेनिंग के आधार पर ये बैक्टीरिया 2 तरह के हो गए। कुछ स्टेनिंग को फॉलो करते हैं तो उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, कुछ स्टेन के अगेंस्ट होते हैं उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो ग्राम टेक्निक क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को स्टेनिंग किया। स्टेनिंग के आधार पर ये बैक्टीरिया 2 प्रकार के हो गए, एक को बोला गया ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम निगेटिव। तो आइए हम लोग इनके बारे में पढ़ा जाए कि ये स्टेनिंग कैसे की गई, क्या क्या उसमें तरीका है स्टेनिंग का। तो उसको बोलेंगे ग्राम टेक्निक। ये कौन थे, ब्रिटिश थे, क्रिश्चियन ग्राम, याद रखना होगा। अब क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को स्टेनिंग किया, मतलब स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया पूछे किसके द्वारा, बाई स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया बाई क्रिस्टल वायलेट डाई।
ये क्रिस्टल वायलेट डाई द्वारा स्टेनिंग किया गया। एक स्लाइड पर इस तरह से बैक्टीरिया को रखा गया, ये स्लाइड मान लीजिए है, इस पर बैक्टीरिया को रखा गया, ये बैक्टीरिया है सभी। इसको जब स्टेनिंग किया गया, स्लाइड पर रखने के बाद इस बैक्टीरिया को जब स्टेनिंग किया गया तो देखा गया कि सभी बैक्टीरिया पर्पल हो गए। सभी बैक्टीरिया स्टेनिंग करने के बाद सभी बैक्टीरिया का कलर देखो चेंज हो गया एक तरह से। स्टेनिंग किया गया, देखिए किससे स्टेनिंग किया? क्रिस्टल वायलेट डाई से स्टेनिंग किया तो सभी बैक्टीरिया का कलर पर्पल हो गया यहां। इसके बाद उसको फिर क्या काम किया गया? वॉश किया गया। वॉश करने के बाद, या इसको आप ऐसे देखें, ये बैक्टीरिया है, ये स्टेनिंग किया जा रहा है क्रिस्टल वायलेट डाई से। मतलब बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट डाई से स्टेनिंग किया गया। जब स्टेनिंग किया गया तो सभी बैक्टीरिया का कलर कैसा हो गया? पर्पल हो गया। सब बैक्टीरिया स्टेनिंग करने के बाद देखिए क्रिस्टल वायलेट से जब स्टेनिंग किया तो सभी बैक्टीरिया क्या हो गए? पर्पल हो गए। बाद में फिर उसको वॉश किया गया विथ अब किसके साथ वॉश किया गया? सोडियम अल्कोहल, वॉश विथ अल्कोहल। तो अल्कोहल वहां मतलब जो लिया गया उसके लिए नाम दिया गया एसीटोन। तो यहां पर बल्कि अल्कोहल भी था, आयोडीन भी था। वॉश विथ आयोडीन, अल्कोहल, एसीटोन सॉल्यूशन के साथ वॉश किया। ये करीब 0.5% लिया गया अल्कोहल। जब वॉश किया गया तो सभी का कलर यहां क्या हो गया? ये देखा गया वॉश करने के बाद सभी क्या हो गए? एक तरह से कलरलेस हो गए। कलरलेस, सभी कलरलेस हो गए वॉश करने के बाद। फिर उसको स्टेनिंग किया गया, यहां फिर रंगा गया सेफ्रेनिन से। सेफ्रेनिन, ये सेफ्रेनिन से जब स्टेन किया, रंगा, तो देखा कि कुछ बैक्टीरिया जैसे थे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, उसी तरह कलर आया। और कुछ बैक्टीरिया का कलर चेंज होके बदल गया, देखिए अलग अलग कलर आ गया। ये सेफ्रेनिन से रंगने के बाद कुछ का कलर जैसे पहले था वैसे ही रहा, अब कुछ का कलर चेंज हो गया। तो जिनका कलर पहले ही की तरह रहा तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं यहाँ पे इनको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। इसका नाम होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं। और जो चेंज हो गए उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, ग्राम नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब कि जिसका कलर पर्पल ही रहा वो तो पॉजिटिव हुआ, और जिसका कलर रेड हो गया वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो आप ये याद रखना, इसी को कहते हैं हम लोग ग्राम टेक्निक। तो ग्राम टेक्निक में स्टेनिंग किया गया, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो किसके द्वारा? क्रिस्टल वायलेट डाई से। क्रिस्टल वायलेट डाई से जब बैक्टीरिया को स्टेन किया गया तो सभी बैक्टीरिया का कलर कैसा हो गया? ये पर्पल हो गया। बैक्टीरिया सभी पर्पल हो गए।
फिर उसके बाद उसको वॉश किया आयोडीन और एल्कोहल सॉल्यूशन के साथ, तो देखा कि सभी कलरलेस हो गए, इनका रंग क्या हो गया, चेंज हो गया, कलरलेस हो गए। और उसमें कुछ बैक्टीरिया कुछ कलरलेस हो गए और उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया जो थे पर्पल ही रहे, मतलब जैसे कुछ बैक्टीरिया, ये देखो ये पर्पल ही रहा और कुछ बैक्टीरिया उसमें कलरलेस हो गए। फिर उसको जब सेफ्रेनिन से रंगा तो देखा कुछ बैक्टीरिया पर्पल ही रहे और कुछ जो होते हैं उसमें रेड हो गए। तो जो रेड हो गए वो ग्राम नेगेटिव दिया गया और जो पर्पल रह गए वो ग्राम पॉजिटिव दिया गया। मतलब जो ग्राम को फॉलो किया वो पॉजिटिव और जो उसके अगेंस्ट है वो ग्राम नेगेटिव है। तो इनको हम देखा, इसी को ग्राम टेक्निक बोलते हैं। तो जो स्टेनिंग किया जाता है, यहाँ भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें मेन होता है सेल वॉल। जैसे किसके ऊपर स्टेनिंग किया गया, तो सेल वॉल पे ये पॉइंट आता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, तीनों इन्वेलप में किस पे स्टेनिंग किया, तो मेन बताओगे सेल वॉल। तो अब ये ग्राम टेक्निक है। अब इसी में हम पढ़ते एक पॉइंट और कि डिफरेंस क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, देखें। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये क्या डिफरेंसेस है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये भाई दो चीज बात याद रखना, इधर ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम क्या है, नेगेटिव है। दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल लेयर, ये सिंगल सेल लेयर थिक होता है, सिंगल सेल लेयर इसके अंदर है। और जो ग्राम नेगेटिव होगा उसके अंदर डबल लेयर पाई जाती है। ये डबल लेयर जिसमें एक आउटर लेयर और एक को बोलेंगे इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो इसमें जो आउटर लेयर होती है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी है और इनर लेयर पेप्टिडोग्लाइकान की बनी है। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड याद रखना, लाइपोपॉलीसेकेराइड है और इसमें क्या है, इनर में पेप्टिडोग्लाइकान की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकान। तो इसमें एक सिंगल लेयर है और इसमें क्या है, डबल लेयर है निगेटिव में। सेकेंड पॉइंट देखें, इसमें जो म्यूकोपेप्टाइड होता है, म्यूकोपेप्टाइड, तो ये करीब 70 to 80% होता है, 70 to 80% इन सेल वॉल। तो म्यूकोपेप्टाइड जो है ये सेल वॉल के अंदर 70 to 80% होता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, जबकि ग्राम नेगेटिव में 10 to 20% इसका सेल वॉल के अंदर कंपोजिशन है। लिपिड, ग्राम नेगेटिव में जो लिपिड होगा, पॉजिटिव में लिपिड 2 to 4% होता है। इसमें लिपिड जो होता है कम होता है, 2 to 4% है, जबकि ग्राम नेगेटिव में 20 to 30% ये लिपिड होता है, लिपिड इसमें ज्यादा रहता है। इसके बाद इसके अंदर टिकोइक एसिड पाया जाता है, टिकोइक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है और इसके अंदर एब्सेंट होता है। यहां पर एक टर्म है पोरिन्स बोलते हैं, पोरिन्स। यहां पोरिन्स जो है इसके अंदर माने ग्राम पॉजिटिव में पोरिन्स जो होते हैं नहीं पाए जाते, एब्सेंट होता है, और इसमें पोरिन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर पोरिन पाए जाते हैं
इसमें पोरिन्स नहीं होते हैं। इसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें कैप्सूल भी नहीं पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव में कैप्सूल अब्सेंट होता है, जबकि पॉजिटिव निगेटिव में ग्राम कैप्सूल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ये नॉन कैप्सुलेटेड है। इसके बाद सस्टेनेबल जो प्रॉपर्टी होती है एंटीबायोटिक के लिए, तो ये बोल सकते हैं मोर ससेप्टिबल, मोर ससेप्टिबल किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए, एंटीबायोटिक के लिए, एंटीबायोटिक। और ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, यहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस के लिए है। इस तरह से याद रखना। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें यही हुआ। हाँ, ये भी इसमें देखा गया कि आपने पर्पल कलर पाएंगे, इसमें क्या पाएंगे आप? रेड हो जाता है। रेड होने का कारण क्या है? ये लिपिड के कारण वो रेड हो जा रहा है, लिपिड इसमें ज्यादा है इसलिए रेड कलर हो जाता है। कलर को एक तरह से एडॉप्ट कर ले रहा है। तो और यहाँ पर म्यूकोपेप्टाइड ज्यादा मात्रा में है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर टिचोइक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ पर कैप्सूल नहीं है, इसमें कैप्सूल क्या है? प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव ये बैक्टीरिया आपने पढ़ा। अब यहाँ पे एक टर्म और पढ़ते हैं आप लोग कि जो प्रोकैरियोट के अंदर सेल एक्सटेंशन से, सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, ये बताएंगे। सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन द्वारा एक मीसोसोम बनेगा, मीजोसोम बनेगा, और दूसरा यहां पर क्रोमेटोफोर बनेगा। क्रोमेटोफोर, ये दो चीजें याद रखना है, एक मीजोसोम और सेकेंड क्रोमेटोफोर। तो अगर मीजोसोम पूछे तो मीजोसोम क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। मीजोसोम साइट ऑफ, ये रेस्पिरेशन का भी काम करता है। रेस्पिरेशन सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है। वैसे शेप को मेंटेन करने का काम करता है और डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन में, रिप्लिकेशन में भी मदद करता है, लेकिन मेन फंक्शन इसका रेस्पिरेशन है। और जो क्रोमेटोफोर होता है, क्रोमेटोफोर के अंदर इसमें पिगमेंट पाया जाता है। एक साल नीट का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रोमेटोफोर में पिगमेंट प्रेजेंट है और ये हेल्प करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है क्रोमेटोफोर। ये पॉइंट को याद कर लेना है। उसके बाद किसी बैक्टीरियल सेल की अगर बात करो, बैक्टीरियल सेल, तो इसको बोल सकते हैं कि मे बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मतलब बैक्टीरियल सेल ये मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकती है। मोटाइल मीन्स मूव कर सके, तो मोटाइल कभी तब होंगी इफ फ्लैजेला प्रेजेंट, यदि उसमें क्या है? इफ फ्लैजेला प्रेजेंट, यदि उसमें फ्लैजेला पाई जाएगी तो मोटाइल होगी, फ्लैजेला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल होती है। अब इस फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके स्ट्रक्चर में सबसे नीचे ये देखो स्ट्रक्चर एक है ये, इसके बाद ये वाला पार्ट इसका होगा, इसके बाद इसमें एक स्ट्रक्चर देखिए ऐसे निकलता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सबसे नीचे बेसल बॉडी कहा जाता है, बेसल बॉडी। इस स्ट्रक्चर को हुक बोलते हैं और इस स्ट्रक्चर को फिलामेंट के नाम से जाना जाता है, फिलामेंट। तो ये तीनों स्ट्रक्चर किसका है? एक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने पढ़ा बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये तीनों मिलके बना है। इसका मतलब कि जो बेसल बॉडी, कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछा है बेसल बॉडी कहाँ है, तो एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसी रहती हैं और ये फिलामेंट ऊपर दिखता है और फिलामेंट की वजह से ही वो क्या है? मोटाइल है। तो ये पॉइंट को याद रखना है इसमें। इसी तरह से एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग पीली।
ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैजेला से छोटा साइज का होता है। जैसे कोई बैक्टीरियल आप सेल देखो ऐसे, इसी की साइड में इधर बहुत सा हेयर लाइक ये स्ट्रक्चर दिखता है, इसी स्ट्रक्चर का नाम पीली होता है। ये मेडअप ऑफ, तो बताओगे, पिलीन प्रोटीन का बना होता है। मेडअप ऑफ पिलीन प्रोटीन का बना होगा और इसका काम लोकोमोशन नहीं है। जैसे फ्लैजेला हेल्प करता है लोकोमोशन में, तो पीली लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती। पीली का मेन काम क्या है? अटैचमेंट का काम करना। जैसे स्मूथ सरफेस पे चले तो उसमें एडहेरिंग का काम करना, और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने का भी काम करेगा। जब बैक्टीरिया आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, दो बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेशन ये ट्यूब जो बीच में बनेगी, तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए ये पीली का रोल होता है। तो पीली फ्लैजेला में क्या अंतर है? फ्लैजेला साइज में बड़ा है, फ्लैजेला में प्रोटीन का नाम फ्लैजलिन है। फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करेगा। यदि फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो मोटाइल होगा, फ्लैजेला नहीं होगा तो नॉन मोटाइल होगा। फ्लैजेला का सेक्शन देखा जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए, तो इसमें बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट पाया जाता है, और जो बेसल बॉडी सबसे अंदर होता है, और ये बेसल बॉडी के बाद हुक्स, हुक के बाद फिलामेंट आता है। तो तीनों स्ट्रक्चर फ्लैजेलम के अंदर पाया जाता है। और पीली क्या है? तो पीलिन प्रोटीन की बनी होती है, और ये अटैचमेंट का काम करती हैं, और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने का काम करती हैं एट टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी प्रोसेस कॉन्जुगेशन। तो इस तरह से आप लोग क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आज स्टडी किया कि प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, तो मोनेरा बताया। मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया, ब्लूगिरन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज आता है। उसके बाद सेल एनवेलप में कितनी लेयर पढ़ा? 3 पढ़ा। आउटर का नाम ग्लाइकोकैलिक्स, इनर का नाम, मिडिल का नाम सेल वॉल, इनर का नाम सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। इसके बाद सेल वॉल के स्टेनिंग के आधार पर ये बैक्टीरिया अपने 2 पढ़ा, ये ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल मोटी, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन होती है। ये ग्राम टेक्निक द्वारा पता चला। उसके बाद आपने सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन देखा। सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से एक आपको ये मिला, क्या? मिजोसोम पढ़ा, और एक क्रोमेटोफोर के बारे में पढ़ा। तो मिजोसोम रेस्पिरेशन का काम करेगा, क्रोमेटोफोर में पिगमेंट पाया गया, वो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। उसके बाद आपने फ्लैजेला के बारे में स्ट्रक्चर देखा कि फ्लैजेला होगी तो मोटाइल होगा, फ्लैजेला नहीं होगी तो नॉन मोटाइल होगा। वो फ्लैजेलम का, बैक्टीरियल के फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट ये मिलता है। उसके बाद फ्लैजेला की तरह का छोटा स्ट्रक्चर होगा, लेटरल साइड में होगा, माइन्यूट छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, उनका नाम पीली दिया गया। वो पीलिन प्रोटीन का बना होगा। वो लोकोमोशन के अलावा अटैचमेंट में मदद करता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने का काम करता है। तो इस तरह से ये पढ़ा बच्चों। अब अगला हम लोग वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कि राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में बात करेंगे, और ये जो पढ़ लेंगे फिर हम लोग यूकैरियोटिक सेल पर आ जाएंगे इस तरह से। और यूकैरियोटिक सेल में अब फिर सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, यानी इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम वगैरह के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग अब अगले वीडियो में आते हैं। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।